Newton first law of motion. Newton's first law of motion. Newton's first law of motion. If a body is in a state of rest or in constant motion, then it will remain in rest or constant motion unless otherwise a force is applied on it. This is the statement of Newton first law. ये न्यूटन फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट है जो ये कहता है कि द बॉडी विल रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस अदरवाइज आर इन कांस्टेंट मोशन या यूनिफॉर्म मोशन अनलेस अदरवाइज अ फोर्स अप्लाइड टू इट। मिसाल के तौर पर जैसे एक बॉडी रुकी हुई है तो वो तब तक नहीं चलेगी जब तक आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं कर दोगे। उसी तरीके से अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो अगर आप उस बॉडी की मोशन को रोकना चाहते हो तो आप क्या करोगे, आप फोर्स लगाओगे। ठीक है, तो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। अब न्यूटन के फर्स्ट लॉ के दो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या डिफाइन करता है बच्चों? दो चीजें। एक तो ये डिफाइन करता है फोर्स के बारे में बहुत सारी बातें हमने चैप्टर 3A में कर चुके हैं। अब हम यहाँ बात करेंगे इनर्शिया की। ठीक, न्यूटन के फर्स्ट लॉ से क्या दो डेफिनेशंस होते हैं, क्या दो कंक्लूजन निकलते हैं? न्यूटन का फर्स्ट लॉ दो बातों को बताता है, फोर्स को और इनर्शिया को। तो व्हाट इज इनर्शिया? व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया क्या है? इनर्शिया the inherent property of the body by virtue of it have the body have tendency to resist in its state of rest or uniform motion। अभी आपके लेवल पर वैसे इनर्शिया की 5 टाइप होती है, लेकिन क्लास 9 में आपके यहाँ हमें सिर्फ 2 तरह की पढ़ानी है तो हम 2 तरीके की ही पढ़ाएंगे। ठीक है, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ फोर्स को डिफाइन करता है और इनर्शिया को। इनर्शिया की हमें जो 2 टाइप पढ़नी है वो ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन। अब इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच बॉडी resist in its state of rest। इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो गया।
उसी तरीके से द प्रॉपर्टी by virtue of which body resist in its state of यूनिफॉर्म मोशन। तो ये इनर्शिया की दो टाइप हो गई। ठीक है, मिसाल के तौर पर तुम्हारे एक हाथ में दो मोबाइल के बक्से हैं, मान लो। एक में हमने तुमसे छुपा कर रुई भर दी है और एक में हमने एक लोहे का भारी सा ब्लॉक रख दिया है। दूर से देखने में दोनों सेम लग रहे हैं, लेकिन जब आप ब्लॉक को पुश करोगे या पुल करोगे या लिफ्ट करोगे तब आपको पता लगेगा कि आपका बॉक्स कौन सा भारी है। ठीक है, लोहे वाला बॉक्स ज़्यादा भारी होगा और आपको उसे मोशन कराने में, उसे मूव कराने में ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होगा। तो इसका मतलब जब ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होगा तो उस बॉडी के पास ज़्यादा इनर्शिया है। तो इनर्शिया डायरेक्टली कनेक्ट होता है मास से। ठीक है, लार्जर द मास ग्रेटर विल बी द इनर्शिया। ठीक है, इनर्शियल प्रॉपर्टी इस पर डिपेंड करती है। इसको आप नोट कीजिए, वीडियो को पॉज करके फिर आगे बढ़ते हैं। अब आपकी बुक में कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आप खुद से पढ़ें और अगर आपके नहीं समझ में आता है तो उसे बताएं। लेकिन एक बात हम यहाँ पे नोट करा दें, ग्रेटर द मास ग्रेटर विल बी द इनर्शिया। क्या? ग्रेटर द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट more will be its inertial property। ठीक, अब चलो इसके कुछ एग्जांपल्स दे देते हैं और न्यूटन लॉ को भी पूरी तरीके से समझा देते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट अपने से मोशन नहीं करना चाहती, ये उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है और यही जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया डेवलप होता है मास की वजह से। तो जो जितना भारी होगा उसकी मोशन कराने में हमें उतनी दिक्कत होगी। एक बात तो ये हो गई। दूसरी, सर आइजैक न्यूटन कहते हैं, न्यूटन से पहले एक साइंटिस्ट हुआ करते थे गैलीलियो ने कहा कि हमें किसी बॉडी को मोशन में कांस्टेंट रखने के लिए एक फोर्स की ज़रूरत होती है। लेकिन नॉट गैलीलियो, दैट इज एरिस्टोटल ने कहा था, जिनको कि आप फादर ऑफ साइंस भी कहते हैं। और उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, नहीं किए होंगे पता नहीं, लेकिन गैलीलियो ने प्रूफ किया एक वेज, यानी लकड़ी का एक, आप खाने वाला वेज मत समझ लीजिएगा, लकड़ी के भी तख्ते को वेज बोलते हैं, उस एक वेज पर पीबिल्स को खसकाया, पीबिल्स को लेट टू फ्री किया, वो नीचे आए और पीबिल्स का जो सरफेस से इंक्लानेशन था वो धीरे धीरे कम करते गए और हर बार वो देखते गए कि हर छर्रा यानी हर गोली वो अपने हिसाब से आती थी और एक जगह पे रुक जाती थी। उन्होंने, अब जैसे आपके घर में माइका लगा हुआ, इतना स्मूथ सरफेस बना रखा था कि उसमें फ्रिक्शन ना हो, जरा भी फ्रिक्शन ना हो। तो गैलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये प्रूव करने की कोशिश की कि किसी भी ऑब्जेक्ट की कांस्टेंट मोशन के लिए हमें किसी तरह के फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। उसी के बाद सर आइजैक न्यूटन ने एक लॉ दिया। ये आपको मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, ये संयोग कहेंगे आप इसे, कि जिस साल गैलीलियो इंतकाल करते हैं, मरते हैं, स्वर्गवास की ओर प्रस्थान करते हैं, उसी साल न्यूटन का जन्म होता है। और न्यूटन 23 साल की उम्र में अपने 3 लॉज के साथ आते हैं और अपनी फेमस बुक, आपको जानकारी होना चाहिए, प्रिंसिपिया मैथमेटिका फिलोसफिया दे नेचुरलिस्ट, जिसके अंदर वो ये 3 लॉज देते हैं। ये वो एक एपिक बुक है और आप वो 3 लॉज पर ही बुक नहीं, उसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, लैटिन में एक बहुत मोटी तगड़ी बुक है वो। बहरहाल तो हम उस पर नहीं जाएंगे। तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ का जो कंक्लूजन था वो ये था
कि अगर एफ नेट की वैल्यू 0 है, एफ नेट 0, इसका सीधा सा मतलब होगा ए नेट 0। ए नेट अगर 0 तो इसके दो मतलब निकाले जा सकते हैं, या तो बॉडी रेस्ट पर है या तो बॉडी कांस्टेंट मोशन में है। ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ का एक और फॉर्म हो गया। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन देने के लिए या किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को रोकने के लिए हमें फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। अब ऑब्जेक्ट जितना हल्का जितना भारी होगा, फोर्स का भी मैग्नीट्यूड उसी के हिसाब से हल्का और भारी होगा। और मास से ही डेवलप होती है इनर्शिया की प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से वो बॉडी जो है अपने मोशन को या रेस्ट की पोजीशन को अपोज करती है। अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट में अगर आप एग्जांपल लेना चाहें तो हम आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बता देते हैं कि जैसे आपके घर का वैक्यूम क्लीनर खराब हो गया और आपको अपनी कारपेट साफ करनी है। कुछ मत करिए, कारपेट को टांग दीजिए। कारपेट को आप टांग दोगे तो कारपेट को टांग कर आप उसे स्टिक से बीट करिए। इससे बीट करिए, स्टिक से बीट करिए। तो जब आप कारपेट को स्टिक से बीट करेंगे, तो आप देखेंगे कि कारपेट तो ऐसे स्विंग कर जाएगी, लेकिन उसके ऊपर जमे हुए डस्ट पार्टिकल अपनी इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से वहीं रुके रह जाएंगे और वो ग्रेविटी से नीचे खींच लिए जाएंगे। तो इस तरीके से बिना वैक्यूम क्लीनर के भी आप वो कारपेट को साफ कर सकते हो। तो ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ का एप्लीकेशन हो गया। दूसरा, अगर हम एक एग्जांपल और एक्सप्लेन आपके सामने करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं कि जैसे आप किसी कार में बैठे हो और आपका बदतमीज ड्राइवर है, उसने एकदम से कार को एक्सीलरेट कर दिया, तो यू विल फेल्ट अ जर्क इन बैकवर्ड डायरेक्शन। व्हाई? क्योंकि आपकी बॉडी कार में है लेकिन आपका पैर जो है वो कार के फ्लोर पर है, तो वो कार के कांटेक्ट में है, जबकि आपकी बॉडी फ्लोर के कांटेक्ट में नहीं। तो सबसे पहले फ्लोर मोशन में आएगा तो आपका पैर भी मोशन में आ गया, लेकिन अपर बॉडी का इनर्शिया ऑफ रेस्ट उसको रेजिस्ट करेगा। ठीक है, इस वजह से आप लीन बैकवर्ड होते हो जब कार एक्सीलरेट करती है। ठीक है, तो ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो गया। दो एग्जांपल, और बाकी आपकी बुक में दिया हुआ है, सिंपल लैंग्वेज है, नहीं समझ में आएगा पूछ लेना। वैसे ही अगर हम इनर्शिया ऑफ मोशन की बात करें तो अब आप मान लीजिए कि आप एक हैवी रोड पर चल रहे हैं और आपका ड्राइवर आराम से कांस्टेंट स्पीड पे लेके चला जा रहा है आपको, अचानक से एक स्पीड ब्रेकर आ गया तो वो ब्रेक मार देगा। जब वो ब्रेक मारेगा तो आप आगे की, अगर आप सावधान में ही बैठे होंगे, हैंडल नहीं पकड़े हुए होंगे, तो आप आगे की तरफ झुकेंगे, मुंह भी टूट सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो ये किसकी वजह से हुआ? क्योंकि फ्लोर के कांटेक्ट में आपके पैर थे, वो फौरन उस अप्लाइड ब्रेक की वजह से रेस्ट पर आ गए, लेकिन आपकी बॉडी चूंकि एक कांस्टेंट मोशन में थी और वो अपनी स्टेट को अपोज करना चाहती है, अपोज कर रही है इनर्शिया प्रॉपर्टी की वजह से, इसलिए वो फौरन रेस्ट पर नहीं आएगी, तो उसके ऊपर एक बैकवर्ड पुल लगेगा और वो आगे की तरफ झुक जाएगी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपकी बुक में दिए हुए हैं, उसे आप याद कर लेंगे, उसे आप पढ़ लेंगे और कुछ नहीं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमारे पढ़ाने लायक कुछ नहीं है, आप खुद से कर सकते हैं, है ना। कुछ अगर नहीं समझ में आएगा तो यू कैन आस्क मी बाय मी। नाउ वी आर गोइंग टू बिगिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, द चैप्टर 3C, okay, without wasting any time.